जब से नेहा आगरा की इस नई कॉलोनी में रहने आई थी, उसका ध्यान बरबस ही सामने वाले घर की ओर चला जाता था, जो उसकी किचन की खिड़की से साफ नजर आता था। एक अजीब सा आकर्षण था इस घर में। चहल पहल के साथ साथ वीरानगी और मुस्कुराहट के साथ साथ उदासी का एहसास भी होता था उसे देखकर। एक 32-35 साल का पुरुष अक्सर अंदर बाहर आता जाता नजर आता था। कभी कभी एक बुजुर्ग दंपति भी दिखाई देते थे और एक 4 वर्ष का बालक भी। उस घर में नेहा की उत्सुकता तब और भी बढ़ गई जब उसने एक दिन वहां एक युवती को भी देखा। उसे देखकर उसे ऐसा लगा कि वह यथागदा ही बाहर निकलती है। उसका सुंदर मासूम चेहरा और गर्मी के मौसम में भी सिर पर स्कार्फ उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा गया। जब नेहा की उत्सुकता हद से ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन उसने अपने दूध वाले से पूछ ही लिया, भैया, तुम तो सामने वाले घर में भी दूध देते हो ना, बताओ ना कौन कौन है उस घर में। यह सुनते ही दूध वाले की आंखों में आंसू और आवाज में करुणा भर गई। भर्राए स्वर में बोला, दीदी, मैं 22 सालों से इस घर में दूध दे रहा हूँ, पर ऐसा कभी नहीं देखा। यह साल तो जैसे इन पर कयामत बनकर ही टूट पड़ा है। कभी दुश्मन के साथ भी ऐसा अन्याय ना हो। और फिर फूट फूट कर रोने लगा। भैया, अपने आप को संभालो। अब नेहा को पड़ोसियों से ज्यादा अपने दूध वाले की चिंता होने लगी थी, पर मन अभी भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर क्या हुआ है उस घर में। शायद दूध वाला भी अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए बेचैन था, अतः कहने लगा, क्या बताऊं दीदी, छोटी सी गुड़िया थी, संध्या बेबी। जब मैंने इस घर में दूध देना शुरू किया था, देखते ही देखते वह बड़ी हो गई और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। संध्या बेबी ऐसी थी कि सबको देखते ही पसंद आ जाए। घर वर भी उसके जोड़ का होना चाहिए था ना। एक दिन अभय बाबू उनके घर आए। उन्होंने संध्या के माता पिता से कहा कि शायद संध्या ने अभी आपको बताया नहीं है, मैं और संध्या एक दूसरे को चाहते हैं और अब शादी करना चाहते हैं। और फिर अपना पूरा परिचय दिया। अभय बाबू इंजीनियर थे। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान। संध्या के माता पिता को एक नज़र में ही वे भाग गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता को यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनकर अभय बाबू कुछ उदास हो गए। फिर बोले कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। 4 वर्ष पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। यह सुनकर संध्या के माता पिता बोले कि हमें यह रिश्ता मंजूर है, पर इस शर्त पर कि शादी के बाद भी तुम संध्या को लेकर यहाँ आते जाते रहोगे। संध्या हमारी इकलौती औलाद है। तुम्हारे यहाँ आने जाने से हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा और हमारे जीवन में बेटे की कमी भी पूरी हो जाएगी। अभय बाबू राजी हो गए। फिर क्या, बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया और फिर साल भर में गोद भी भर गई। यह सब तो अच्छा ही है, इसमें रोने की क्या बात है, नेहा ने कहा। दूध वाले ने फिर कहना शुरू किया, एक दिन जब मैं दूध देने गया तो घर में संध्या बिटिया, अभय बाबू और आरव यानी संध्या बिटिया का बेटा भी था। तब मैंने कहा कि बिटिया कैसी हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। मेरी तो आंखें ही तरस जाती है तुम्हें देखने के लिए। पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो संध्या बेटी काका काका कहते नहीं थकती थी, वह मेरी बात सुनकर मुंह फेर कर अंदर चली गई। मैंने सोचा बेटियां ससुराल जाकर पराई हो जाती हैं और कभी-कभी उनके तेवर भी बदल जाते हैं। अब वह कहाँ एक दूध वाले से बात करेगी। और फिर मैं वहां से चला आया। पर दूसरे ही दिन मुझे पता चला कि मुझसे न मिलने की वजह कुछ और ही थी। संध्या बिटिया नहीं चाहती थी कि सदा उसका खिलखिलाता चेहरा देखने वाले काका उसका उदास व मायूस चेहरा देखें। दरअसल संध्या बिटिया इस बार वहां मिलने नहीं बल्कि अपना इलाज करवाने आई थी। कुछ दिन पहले ही पता चला था कि उसे तीसरी और अंतिम स्टेज का कैंसर है।
इसीलिए डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी दिल्ली ले जाने को कहा था। यहाँ इस बीमारी का इलाज नहीं था। संध्या को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लड कैंसर की वजह से संध्या बिटिया की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। बार बार कीमोथेरेपी करवाने से उसके लंबे काले रेशमी बाल भी उड़ गए। इसी वजह से वह हर वक्त स्कार्फ बांधे रहती। कितनी बार खून बदलवाया गया, पर सब व्यर्थ। अभय बाबू बहुत चाहते हैं संध्या बिटिया को, हमेशा उसी के सिरहाने बैठे रहते हैं। तन मन धन सब कुछ वार दिया अभय बाबू ने संध्या बिटिया के लिए। शाम को जब अजय ऑफिस से आए तो नेहा ने उन्हें सारी बात बताई। इस दुखद कहानी में एक सुखद बात यह है कि अभय बाबू बहुत अच्छे पति हैं। ऐसी हालत में संध्या की पूरी पूरी सेवा कर रहे हैं। शायद इसीलिए विवाह संस्कार जैसी परंपराओं का इतना महत्व दिया जाता है। और यह आधुनिक पीढ़ी है कि विवाह करना ही नहीं चाहती। लिव इन रिलेशनशिप की नई विचारधारा ने विवाह जैसे पवित्र बंधन की धज्जियां उड़ा दी है। फिर मैं भी किन बातों में उलझ गई। अजय को भूख लगी होगी, वे थके हारे ऑफिस से आए हैं, उनकी देखभाल करना मेरा भी तो कर्तव्य है। यह सोचकर नेहा रसोई की ओर चल दी। किचन से फिर सामने वाला घर नजर आया। आज वहाँ काफी हलचल थी। लगता था घर की हर चीज अपनी जगह से मिलना चाहती है। घर में कई लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। नेहा सहम गई कि कहीं संध्या को कुछ। नेहा का शक ठीक था। उसी दिन संध्या की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि उनसे अधिक परिचय नहीं था, फिर भी नेहा और अजय अगले दिन उससे मिलने अस्पताल गए। वहाँ अभय की हालत ठीक उस परिंदे जैसी थी जिसे पता था कि उसके पंख अभी कटने वाले ही हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया था कि संध्या अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। फिर वही हुआ। अगले दिन संध्या इस संसार से विदा हो गई। इस घटना को करीब 2 महीने हो गए थे, पर जब भी उस घर पर नजर पड़ती तो नेहा की आंखों के आगे संध्या का मासूम चेहरा घूम जाता और साथ ही अभय का बेबस चेहरा। मानव जीवन पर असाध्य रोगों की निर्ममता का जीता जागता उदाहरण और पति फर्ज की साक्षात मूर्ति अभय। दोपहर के 1 बजे थे। घर का सारा काम निपटाकर वह लेटने ही जा रही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाजे पर एक महिला थी। शायद सामने वाले घर से आई थी, क्योंकि नेहा ने इन दिनों कई बार उसे वहां देखा था। उसका अनुमान सही था। मैं आपको न्योता देने आई हूँ। कुछ खास है क्या? हाँ, कल शादी है ना, आप ज़रूर आइएगा। इससे पहले कि नेहा कुछ और पूछती, वह महिला चली गई। शायद वह बहुत जल्दी में थी। वह तो चली गई, पर जाते जाते नेहा की नींद उड़ा गई। सारी दोपहर वह यही सोचती रही कि आखिर किसकी शादी हो रही है वहाँ, क्योंकि उसकी नज़र में तो उस घर में अभी कोई शादी लायक नहीं था। शाम को जब अजय आए तो उनके घर में पैर रखते ही नेहा ने उन्हें यह सूचना दी जिसने दोपहर से उसके मन में खलबली मचा रखी थी। उसे लगा कि यह समाचार सुनकर अजय भी हैरान हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे वैसे ही शांत रहे जैसे पहले थे। बोले, ठीक है, चली जाना, हम पड़ोसी हैं। पर शादी किसकी है, आपको यह जानने की उत्सुकता नहीं है क्या? नेहा ने तनिक भौहें सिकोड़कर पूछा, क्योंकि उसे लगा कि अजय उसकी बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं। और किसकी? अभय की। अब आरव की तो करने से रहे इतनी छोटी उम्र में। अभय के घर वाले चाहते हैं कि यह शीघ्र ही हो जाए, क्योंकि अभय को इसी महीने विदेश जाना है। दुल्हन संध्या की चचेरी बहन माया है। यह सुनकर नेहा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस अभय को उसने आदर्श पति का ताज देकर सिर आंखों पर बैठा रखा था, वह अब उससे छिनता नजर आ रहा था। उसने सोचा कि पत्नी को मरे अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि दूसरा विवाह। तो क्या वह प्यार, सेवा भाव, मायूसी सब दिखावा था? क्या एक स्त्री का पुरुष जीवन में महत्व
जितने दिन वह साथ रहे उतना ही है? क्या मरने के बाद उसका कोई वजूद नहीं? मुझे कुछ हो जाए तो क्या अजय भी ऐसा ही करेंगे? इन विचारों ने नेहा को अंदर तक हिला दिया और वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। उसे सारा कमरा घूमता नजर आ रहा था। जब अजय वहां आए तो नेहा को इस हालत में देखकर घबरा गए। फिर उसका सिर गोद में रखकर बोले, क्या हो गया है तुम्हें? क्या उठपटांग सोच सोच कर अपना दिमाग खराब किए रखती हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अजय की इस बात पर सदा गौरवान्वित महसूस करने वाली नेहा आज चिढ़ पड़ी। ले आना तुम भी अभय की तरह दूसरी पत्नी। पुरुष जाति होती ही ऐसी है। पुरुषों की एक मृग मरीचिका है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभय यह शादी अपने सास ससुर के कहने पर ही कर रहा है। उन्होंने ही उसे पुनः विवाह के लिए विवश किया है, क्योंकि वे अभय को अपने बेटे की तरह चाहने लगे हैं। वे नहीं चाहते कि अभय जिंदगी भर यूं ही मायूस रहे। वे चाहते हैं कि अभय का घर दोबारा बस जाए और अभय की पत्नी के रूप में उन्हें अपनी संध्या वापस मिल जाए। इस तरह आरव को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। नेहा, जीवन सिर्फ भावनाओं और यादों का खेल नहीं है, यह हकीकत है और इसके लिए हमें कई बार अपनी भावनाओं का दमन करना पड़ता है। सिर्फ ख्वाबों और यादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। जिंदगी बहुत लंबी होती है। अब वह दूसरी शादी कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह संध्या से प्यार नहीं करता था। संध्या उसका पहला प्यार थी और रहेगी। परंतु यह भी तो सच है कि संध्या अब दोबारा नहीं आ सकती। दूसरी शादी करके भी वह उसकी यादों को जिंदा रख सकता है। शायद यह संध्या के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। यह दूसरी शादी इस बात का गवाह है कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं और यह गाड़ी खींचने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और यह काम अभी हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? अजय की बातों ने नेहा के दिमाग से भावनाओं का पर्दा हटाकर वास्तविकता की तस्वीर दिखा दी। अब उसे अभय के पुनर्विवाह में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी और ना ही अजय के प्यार पर अब कोई शक की गुंजाइश थी। अजय के लिए खाना लगाकर कबर्ड खोलकर बैठ गई और फिर स्वभावानुसार अजय का सिर खाने लगी। कल कौन सी साड़ी पहनूं? पहली बार उनके घर जाऊंगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। अजय ने भी सदा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी पहन लो, तुम पर तो हर साड़ी खिलती है, तुम हो ही इतनी सुंदर। नेहा अजय की प्यार भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। हाय राम, ये पैरों में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए मीरा जी दर्द से करा रही थी। छोटी बहू ममता वैसे तो अपनी सास की कराह सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तनों को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज़ को अनसुना कर रही थी कि कहीं सास के पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई के काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी तो सास के कमरे पर थोड़े कान लगा लिए। मीरा जी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है मुझे, तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। सास की बातें सुनकर बाहर खड़ी ममता के तन बदन में ईर्ष्या से आग लग गई। इस परिवार का कितना भी कर दो, गुण तो सब जेठानी जी के ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ था। मोबाइल चलाते हुए उसके पति रमन ने तिरछी निगाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं। इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है।
जिसे देखो रश्मि बहू, रश्मि भाभी। तुम भी तो आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि रश्मि भाभी हलवा बहुत अच्छा बनाती हैं। ओह, तो ये बात है। मैडम को ईर्ष्या हो रही है। चुप रहिए आप। मैं भला उनसे ईर्ष्या क्यों करूं? उनमें ऐसा क्या है? ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही कोई रूप सुंदरी हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप सबको उसमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ को तो जेठानी जी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ाने वाली बात सुनकर अब ममता और ज़्यादा चिढ़ गई थी। रमन भी बात न बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। पता नहीं क्यों ममता को अपनी जेठानी रश्मि से शुरू से ही ईर्ष्या होती थी, जबकि रश्मि ने कभी भी अपने बड़े होने का कोई फायदा नहीं उठाया। रश्मि ममता से भी छोटी बहन की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन सबकी जुबान पर जब रश्मि का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन ममता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे। मीरा जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज़ सुनकर रमन ने ममता को झकझोरते हुए उठाया। ममता, कितनी देर हो गई और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी हैं। ममता ने बोला। हाँ, तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं क्यों अपनी नींद खराब करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए ममता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। मीरा जी ने देखा तो प्यार से समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह सब्जी रोटी खाने की आदत है। रश्मि बहू तो रोज रोटी और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही ममता बोल पड़ी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। मीरा जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें ममता का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 रोटी बना दी। अगले दिन ममता की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, रश्मि भाभी अभी तक नहीं आई क्या? उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। नहीं बेटा, बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है। कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होंगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए, थोड़े दिन रह आएगी। हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती भी नहीं है। इस बार ममता भाभी आ गई हैं तो ऐसा लगता है वो निश्चिंत होकर मायके गई हैं। मुस्कुराते हुए ननद रीता बोली। 2 दिन बाद रीता वापस जा रही थी तो मीरा जी ममता से बोली, छोटी बहू, रीता ससुराल जा रही है। कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। रश्मि होती तो अपने आप सब देख लेती। यदि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए दे दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है। वो साड़ी तो माँ ने मेरे लिए दी है। आप दीदी को पैसे दे दीजिए। ममता मुंह बनाते हुए बोली। रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस मिलने आई थी, कहकर रीता ने बात को टालना चाहा। मीरा जी को ममता से ये उम्मीद नहीं थी। वह आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुम में और रश्मि में फ़र्क करती हूँ। हर वक्त रश्मि बहू क्यों करती हूँ? क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सबको जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने संगीता की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने को कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग गया था। तुम्हारे ससुर जी बहुत चिंता करते थे कि कैसे बेटी का ब्याह करेंगे। उस वक्त रश्मि बहू ने अपने सारे गहने लाकर
तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी आप चिंता मत करिए, इनसे जितना बन पड़े संगीता की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू गहने तो थोड़े बहुत दोबारा बन गए, लेकिन आज तक उसने कभी अपने गहनों का जिक्र भी नहीं किया। रमन को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी रश्मि बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकालकर रमन को पकड़ा दिए। ये बात भी जब रमन का काम चल पड़ा तो रमन ने ही हमें बताई थी। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहू परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल परिवार होता है। नहीं तो परिवार को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। यह सब सुनकर ममता की नज़रें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। ममता के दिल से रश्मि के प्रति ईर्ष्या खत्म हो गई। अगले दिन रश्मि मायके से वापस आ चुकी थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। आज ममता के चेहरे पर भी अपनी जेठानी के लिए ईर्ष्या नहीं, सम्मान नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आपको ये देवरानी जेठानी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।